जैसा कि आप सभी देखते होंगे कि हर शाम 6 बजे हम लोग आते हैं एक मॉक टेस्ट लेकर। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस शामिल किए जाते हैं। और ये क्वेश्चंस उसी पैटर्न पर आधारित होते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस आपके सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस और आपके स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी उन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जी के जीएस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो ये क्लासें आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। अभी तक हम लोग 7 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं। इनकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग पहले इनके सॉल्व किया करिएगा, इनके आंसर देने की कोशिश किया करिएगा। और उसके बाद आप लोग इन क्लासों को देखा करिएगा और अपना स्कोर कार्ड बताया करिएगा। और अधिक से अधिक आप लोग मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, और जिससे आपका स्कोर भी बढ़ेगा और आपकी तैयारी का आपको मालूम भी चलेगा कि कहाँ किस स्थिति में पहुंच चुकी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से स्तनधारी जीव WPA 1972 की अनुसूची 1 में शामिल हैं? बताइए। WPA 1972, इसमें आप देखते हैं ड्यूगोंग, क्लाउडेड लेपर्ड, चीता। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है ना, उसी की बात हो रही है। बताइए। और आप देखते हैं कि यह अधिनियम अनुसूची 1, 2, 3, 4 में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के शिकार को प्रतिबंधित भी करता है। क्या करता है? प्रतिबंधित भी करता है। और इन सूचियों को जरूर याद रखिएगा। सूची 1 में आप देखेंगे क्या, अनुसूची 1 में आप देखेंगे कि उन लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिन्हें सर्वाधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके तहत शामिल प्रजातियों को अवैध शिकार, हत्या, व्यापार आदि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। और इस अनुसूची के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सबसे कठोर दंड दिया जाता है। और इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों का पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है, सिवाय ऐसी स्थिति के जब वे मानव जीवन के लिए खतरा हो या वे ऐसी बीमारी से पीड़ित हों जिसके ठीक होने की संभावना हो। अनुसूची 1 के तहत आप देखिए ब्लैक बक हो गया, बंगाल टाइगर, धूमिल तेंदुआ, हिम तेंदुआ, दलदल हिरन, हिमालयी भालू, एशियाई चीता, कश्मीरी हिरन, लायन टेल्ड मेकाक, कस्तूरी मेघ, गैंडा, और आप देखते हैं ब्रो एंट्रलर्ड डियर, और आप देखते हैं चिंकारा हो गया, कैप्ड लंगूर हो गया, गोल्डन लंगूर हो गया, हुलॉक हो गया। ये सब आप देखने को मिलता है। अनुसूची 2 में इस सूची के अंतर्गत आप देखे आने वाले जानवरों को भी उनके संरक्षण के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है, और जिसमें उनके व्यापार पर प्रतिबंध आदि शामिल है। और इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों का भी पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है, सिवाय ऐसी स्थिति के जब वे मानव जीवन के लिए खतरा हो या वे ऐसी बीमारी से पीड़ित हों जिसमें ठीक होना संभव ना हो। और अनुसूची 2 के तहत सूचीबद्ध जानवरों में आप देखिए असमिया मैकाक, फिग टेल्ड मैकॉक, स्टम्प टेल्ड मैकॉक, बंगाल हनुमान लंगूर, हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन सैलामेंडर, सियार, उड़ने वाली गिलहरी, विशाल गिलहरी, स्पर्म हेल, भारतीय कोबरा, किंग कोबरा। अनुसूची 3 और 4 में आप देखिए जानवरों की वे प्रजातियां जो संकटग्रस्त नहीं है, उन्हें अनुसूची 3 और 4 में के अंतर्गत रखा गया है। और आप देखिए इसमें प्रतिबंधित शिकार वाली संरक्षित प्रजातियां शामिल हैं, लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए दंड पहली 2 अनुसूची की तुलना में कम है। अनुसूची 3 में आप देखिए तहत संरक्षित जानवरों में शामिल है चित्तीदार हिरन, नीली भेड़, लकड़बग्घा, नीलगाय, सांभर, स्पंज। अनुसूची 4 में आप देखें तो राजहंस हो गया, खरगोश हो गया, फाल्कन हो गया, किंगफिशर, नीलकंठ पक्षी हो गया। ठीक है। और अनुसूची 5 भी है इसमें। इस अनुसूची में आप देखिए ऐसे जानवर शामिल हैं जिन्हें कृमि, छोटे जंगली जानवर जो बीमारी फैलाते हैं और पौधे तथा भोजन नष्ट करते हैं माना जाता है, इन जानवरों का शिकार किया जा सकता है। और अनुसूची 6 में यह निर्दिष्ट पौधों की खेती को विनियमित करता है और उनके कब्जे, बिक्री और परिवहन को प्रतिबंधित करता है। और निर्दिष्ट पौधों की खेती और व्यापार दोनों ही सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति से ही किया जाता है। ठीक है। तो इसमें आप देखिए क्या होगा, ड्यूगोंग, क्लाउडेड लेपर्ड, चीता, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में सभी क्या लगाएंगे? उपयुक्त में से सभी होगा। ड्यूगोंग, क्लाउडेड लेपर्ड और चीता WPA 1972 की अनुसूचित जीव की सूची में
अनुसूची 1 में रखे गए हैं। तो इसमें आप लोगों ने डी ऑप्शन लगाया होगा। क्या लगाया होगा? डी लगाया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है। राष्ट्रीय जैव क्या बताइए? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, एक सांविधिक निकाय है, एक स्वायत्त निकाय है? बताइए। एक अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप देखेंगे एक सांविधिक निकाय है ए, और ये आप देखिए स्वायत्त निकाय है, यानी कि ये भी दोनों है, यानी कि सी ऑप्शन आपका होगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए की गई थी। यह जैव विविधता संरक्षण के मुद्दों पर भारत सरकार के लिए नियामक और सलाहकारी कार्यों को पूरा करने के लिए एक स्वायत्त और सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने सी ऑप्शन लगाया होगा। अगला क्वेश्चन है आईची जैव विविधता के लक्ष्यों के तहत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? कूट 25, 15, 10 या आप देखते हैं कि 20। तो आईची लक्ष्य 18 से 29 अक्टूबर 2010 को नगोया जापान के आईची प्रांत में आयोजित दलों के 10वें सम्मेलन में जैव विविधता के अद्यतन रणनीतिक या सामरिक योजना को स्वीकार किया गया था। ये योजना 2 प्रकार की है, मध्य और दीर्घकालिक अवधि योजना 2050 तक, लघु योजना 2020 तक थी। और इसमें लघु अवधि योजना में 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य जिसे सम्मिलित किया गया था, तो 20 होगा। डी ऑप्शन ठीक था इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जैव विविधता के अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैव विविधता के अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें आपको सामने 4 कथन दिए गए हैं, और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इस लाइन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको सही कथन बताना है कि सही कथन इनमें 4 में से कौन सा है। पहला कह रहा है कि आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैव विविधता अभिसमय वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में अंगीकृत किया गया। दूसरा कह रहे जैव विविधता अभिसमय में पक्षकार के रूप में कुल 192 देश तथा 160 देशों ने हस्ताक्षर किए। तीसरा कह रहे आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित एवं समान भागीदारी जैव विविधता अभिसमय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में से एक है। और 4 कह रहा है कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा नगोया प्रोटोकॉल दोनों ही सीबीडी के संरक्षण में अंगीकृत किए गए, किंतु नगोया प्रोटोकॉल पहले लागू हुआ। तो इसमें आप लोग देखेंगे, बताइए। जैव विविधता अभिसमय वर्ष 1992 में आप देखिए रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंगीकृत हुआ था। इसके पक्षकार के रूप में विश्व के 196 देश शामिल हैं तथा 168 देशों ने हस्ताक्षर किए। भारत सीबीडी का पक्षकार है, और इस कन्वेंशन अभिसमय में राष्ट्रों के जैविक संसाधनों पर उनके संप्रभु अधिकारों की पुष्टि किए जाने के साथ 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए, जो इस प्रकार हैं: जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता घटकों का सतत उपयोग, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाला लाभों में उचित और समान भागीदारी। कार्टाजेना तथा नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय के संरक्षण में अंगीकृत किया गया है। कार्टाजेना 29 जनवरी 2000 को अंगीकृत किया गया और 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ, जबकि नगोया प्रोटोकॉल 29 अक्टूबर 2010 को अंगीकृत किया गया और 12 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया। तो इसमें आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा कि एक तो पहला ऑप्शन सही है, पहला कथन ठीक है, दूसरा गलत है, तीसरा ठीक है, और एक आप देखेंगे 4 गलत है। तो 1, 3 ठीक है, 2, 4 गलत है। लेकिन इसमें पूछा क्या है? सही पूछा है, तो 1, 3 सही है ना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक लगा दोगे आप लोग। बी ऑप्शन क्या करोगे? ठीक है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करिए? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए आप। और आपके सामने क्या 3 कथन दिए गए हैं। कितने? 3 कथन दिए गए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सही है पूछ रहा है। और आप देखेंगे पहला कह रहा है कि अनुकूलन उन क्रियाकलापों का घोतक है जिसकी जरूरत देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से मुकाबले हेतु एवं भविष्य के प्रभावों के लिए तैयारी हेतु पड़ेगी। दूसरा कह रहा है कि अनुकूलन समिति की स्थापना वार्सा अनुकूलन फ्रेमवर्क के अंतर्गत की गई है। तीसरा कह रहा है कोपेनहेगन एकॉर्ड के तहत महत्तम वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि पूर्व औद्योगिक स्तर से 3.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ने देने की बात की गई है। सही पूछ रहा है ना इसमें। अनुकूलन समिति की स्थापना अनुकूलन को संबोधित करते हुए कानून
कानकुन अनुकूलन फ्रेमवर्क के अंतर्गत की गई है। और कोपेनहेगन एकॉर्ड के तहत महत्तम वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि पूर्व औद्योगिक स्तर से आप देखिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो बढ़ने की बात की गई है। इसमें आप देखिए पहला तो ठीक है, दूसरा और तीसरा बिल्कुल गलत है इसमें। तो आप लोग देखेंगे इसमें क्या पूछा है आपसे, सही पूछा है, तो केवल एक ही सही है ना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ए कह रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ये सम्मेलन है और वर्ष है इनका, ठीक है। तो कोपेनहेगन ये आप देखेंगे कब हुआ था, 2009 में। कानकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये कब हुआ था, 2010 में। डरबन सम्मेलन 2011 में। वार्सा सम्मेलन 2013 में। कब, 2013 में। तो आप देखेंगे इस तरह से कि आपका कोपेनहेगन सम्मेलन 2009, कानकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010, डरबन सम्मेलन 2011, वार्सा सम्मेलन 2013। तो ए किससे खा रहा है, 3 से मेल खा रहा है, बी 4 से, सी 1 से और डी 2 से खा रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे ए गलत है, बी नहीं हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता है, डी होगा इसमें। ए 3 से खा रहा है, बी 4 से, सी 1 से और डी 2 से। तो इसमें आप लोगों ने डी ऑप्शन सही लगा दिया गया। OMR सीट में जब आप लोग गोला भरते हैं तो उसका भी ध्यान रखा करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसमें गलती अगर एक बार हो जाती है तो फिर सुधार करने की गुंजाइश नहीं रहती है, तो देख देख के भरा करिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें तीनों में से आपको सही कथन चुनना है। वाली एक्शन प्लान का प्रमुख उद्देश्य समन एवं अनुकूलन पर कार्यों को समर्थन देने हेतु प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण कार्यों को बढ़ाना है। दूसरा कह रहे यदि कोई देश मापन एवं रिपोर्टिंग के लिए जरूरी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता तो भी वह संयुक्त क्रियान्वयन द्वारा प्राप्त होने वाले क्रेडिट को प्राप्त कर सकता है। तीसरा कह रहे समन वह क्रिया है जो वातावरण में ताप अवशोषक GHG हरित ग्रह गैस उत्सर्जन के प्रभाव में कमी लाती है। बताइए भैया इसमें क्या होगा। क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन न करने पर सत्यापित राष्ट्रों के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में दंड के प्रावधान है, जो इस तरह से अगर कोई देश मापन एवं रिपोर्टिंग के लिए जरूरी अपेक्षाओं को पूरी नहीं करता तो संयुक्त क्रियान्वयन द्वारा प्राप्त होने वाले क्रेडिट के लाभ को वह खो देगा। तो इसमें आप देखिए पहला तो ठीक है, दूसरा इसमें गलत था और तीसरा ठीक था इसमें। तो इसमें आप देखेंगे दूसरा कथन गलत है, बाकी 1 और 3 सही है। और इसमें सही पूछा है तो 1, 3 कौन से ऑप्शन में होगा, सी में होगा। केवल 1 और 3 कथन ठीक है, तो सी ऑप्शन आप लोग लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, विचार ही कर सकते हैं और क्या करोगे अभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें दोनों में से आपको सही कथन चुनना है, सत्य कथन चुनना है। संयुक्त क्रियान्वयन तंत्र एक विकसित राष्ट्रों को दूसरे विकसित देश के उत्सर्जन कटौती परियोजना में निवेश द्वारा उत्सर्जन कटौती इकाई उपार्जित करने की अनुमति प्रदान करता है। बाली सम्मेलन UNFCCC का CC है, 12वां सम्मेलन अधिवेशन था। क्या था, 12वां सम्मेलन था, बताइए। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। ड्राफ्ट आप देखते हैं कि कब आया था, 1992 में, देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के तहत। तो इसमें आप देखेंगे पहला ठीक है। बाली सम्मेलन 2007 में UNFCCC का 13वां सम्मेलन था। यह सम्मेलन बाली में इंडोनेशिया सरकार की मेजबानी में हुआ था। तो दूसरा आप देखते हैं कि गलत हो गया आपका, क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगाया होगा, केवल 1 है, सही है ना, तो ए ऑप्शन लगा दोगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए, क्या करिए, विचार करिए। और 2 कथन दिए गए, इन दोनों में से सही कथन आपको चुनना है, दोनों में से सत्य कथन चुनना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि प्रोटोकॉल औद्योगिकृत राष्ट्रों को GHG हरित गृह गैस को स्थिर करने हेतु प्रोत्साहित करता है, जबकि कन्वेंशन राष्ट्रों को GHG हरित गृह गैस को स्थिर करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। दूसरा कह रहा है लचीले बाजार तंत्र
के अंतर्गत स्वच्छ विकास तंत्र मुख्यतः विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के बीच अपनाया जाता है? बताइए भैया। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा। प्रोटोकॉल और कन्वेंशन के बीच बड़ा अंतर यही है कि कन्वेंशन औद्योगिकृत राष्ट्रों को जीएचजी हरित गृह गैस की मात्रा को स्थिर करने हेतु प्रोत्साहित करता है, जबकि प्रोटोकॉल उन्हें जीएचजी हरित गृह गैस को स्थिर करने हेतु प्रतिबद्धता बताता है। तो पहला तो गलत है, दूसरा आपका ठीक है, सही पूछा है ना। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे, बी ऑप्शन लगा दोगे ना, केवल दो सही है ना इसमें, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बी ऑप्शन कैसा रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, विचार करना है। और इसमें आपको 3 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आप देखिए यहां अलग हो जाएगा, अगर सही होता, सही है पूछता तो अलग होता, और सही नहीं है यानी कि गलत पूछ रहा है आपसे। तो आप देख रहे हैं कि पहला कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत परिशिष्ट 2 में ज्यादातर विकासशील देश शामिल हैं। दूसरा कह रहा है कि बाल्टिक देश, एशियन फेडरेशन तथा विभिन्न मध्य और पूर्वी यूरोपियन देश क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में शामिल देश हैं। और दूसरा कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल ने साझा परंतु विभेदी जिम्मेदारियां सिद्धांत के अंतर्गत विकासशील देशों पर उत्तरदायित्व की भारी जिम्मेदारी डाली है। बताइए इन तीनों में से क्या लगाओगे आप लोग। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत परिशिष्ट 2 में वे देश शामिल हैं जो एनेक्स 1 के OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के सदस्य तो हैं, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था संक्रमण काल से नहीं गुजरी। दूसरे शब्दों में EIT इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन के देश जो एनेक्स 1 में शामिल हैं को छोड़कर बाकी सभी देश इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के देशों को वित्तीय सहायता द्वारा विकासशील देशों को GHG ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने संबंधी गतिविधियों में मदद करनी होती है। विकासशील देशों को गैर परिशिष्ट श्रेणी में तथा विकसित राष्ट्रों को 1992 के समय OECD के सदस्य थे तथा वे देश जिनकी अर्थव्यवस्था उस समय संक्रमण से गुजर रही थी परिशिष्ट 1 में शामिल हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में साझा परंतु विभेदी जिम्मेदारियां सिद्धांत के अंतर्गत विकसित देशों पर न कि विकासशील देशों पर उत्तरदायी जिम्मेदारी डाली है। ये आप लोग देखेंगे। OECD की बात कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 30 सितंबर 1961 में स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कौन सही नहीं है पूछा ना, तो आप देखेंगे पहला गलत है इसमें, दूसरा ठीक है इसमें, तीसरा गलत है। आप देखेंगे 1 और 3 गलत है। 1 3 कैसा है, गलत है, और गलत ही आपसे पूछा है, सही नहीं है। तो कौन सा में 1 3 है, बी ऑप्शन में 1 3 है, केवल 1 और 3। तो आप लोगों ने बी ऑप्शन लगा दिया होगा। क्या लगाया होगा, बी ऑप्शन आप लोगों ने लगा दिया होगा इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आप देखेंगे कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए गए, इनमें से सही कथन आपको चुनना है। क्या सही चुनना है। क्योटो प्रोटोकॉल को मराकेश एकॉर्ड भी कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 की COP 3 में अपनाया गया और यह सन 2000 से क्रियाशील हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टियों को प्रतिबद्ध करता है। और 4 कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। बताइए। तो आप देखेंगे कि सही पूछ रहा है ना इसमें। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था, लेकिन यह 16 फरवरी 2005 से क्रियाशील हुआ। इसलिए आप देखें दूसरा तो बिल्कुल गलत है। इस प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत नियम को मराकेश मोरक्को 2001 में COP 7 में अपनाया गया था और इसे मराकश एकॉर्ड भी कहते हैं। तो इसमें आप देखिए पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो 1 3 4 सही है, दूसरा केवल गलत है। और सही पूछा है तो 1 3 4 सही है, यानी कि बी ऑप्शन में 1 3 4 दिया गया, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। आप लोगों ने क्या लगा दिया, बी ऑप्शन लगा दिया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। 2 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन आपसे पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि रियो अर्थ सम्मेलन या फिर पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा 1992 में मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन को भी अपनाया गया। UN का जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन 1992 से कार्य कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि UN का जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन जलवायु परिवर्तन का प्रथम बहुउद्देशीय कन्वेंशन था। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित देश UNFCCC
ट्रिपल सी में शामिल हुआ ताकि साथ मिलकर औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोका जा सके। और यूएनएफ ट्रिपल सी 21 मार्च 1994 से कार्य कर रहा है, ना कि 1992 से। तो इसलिए आप देखेंगे कि इसमें पहला तो ठीक होगा, लेकिन दूसरा आप देखेंगे गलत होगा। लेकिन इसमें सही पूछा है आपसे, तो आप देखेंगे सही क्या हो, केवल एक सही है ना, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें ए ऑप्शन किस तरह का रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज जारी नहीं किया गया। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज जारी नहीं किया गया। एजेंडा 21 जैव विविधता पर कन्वेंशन। तीसरा कह रहा है आपसे कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1991 द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज जारी किए गए। पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र, और आप देखते एजेंडा 21, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन और जैव विविधता पर कन्वेंशन। तो इनमें आप देखिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से सब जारी किए गए ना, तो इनमें से कोई लगा नहीं होगा ना, तीनों है ये सब। ठीक है, इस लाइन को इस यहाँ नहीं है ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा, या जारी किया गया है तो तीनों होते आप देखते हैं, लेकिन नहीं पूछ रहा है तो इनमें नहीं किया गया है, लेकिन किए तीनों गए तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा करिएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और 3 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कई बार तो आप देखते हैं कि ये सही नहीं है, सही है, इसी के कारण कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग और आंसर गलत कर बैठते हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए। तो इसमें आपको कितने 3 ऑप्शन दिए, 3 कथन दिए गए। स्टॉकहोम में पहली बार 1952 को में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। दूसरा कह रहे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन यूएनडीपी द्वारा किया गया। तीसरा कह रहे हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। पहली बार आप देखेंगे विश्व स्तर पर पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर ध्यान दिए जाने के बाद यूनाइटेड नेशंस, जिसे आप लोग संयुक्त राष्ट्र भी कहते हैं, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो यूएन द्वारा 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का आयोजन किया हुआ था। तो आप देखेंगे पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन यूएनडीपी द्वारा नहीं, यूएनईपी द्वारा किया जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रथम वैश्विक मानव पर्यावरण सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने स्टॉकहोम सम्मेलन मनाने हेतु 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में किया गया था। इसका आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। और आप देखेंगे कि कथन दूसरा क्या है, दूसरा तो ठीक, क्या दूसरा इसमें गलत है, लेकिन तीसरा आप देखेंगे कि बिल्कुल सही है। इसमें तीसरा सही है, 1 2 गलत है इसमें, और आप देखते हैं कि गलत ही पूछ रहा था, तो ए ऑप्शन ही हो जाएगा ना। 1 और 2 गलत है, तीसरा सही है। तो ये आप लोग देखेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की इस क्लास में जो मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन शामिल किए गए थे उनके आंसर हम लोगों ने विस्तार से देख लिए, और बहुत ही विस्तार से देख लिए हैं। और छोटी छोटी क्लासें आपकी रहेंगी, डेली आती रहेंगी। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई भी सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो आपकी तरफ से, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है।